राजेश अग्रवाल जी। और देखिए, मार्केट तो काफ़ी प्रेशर में है, लेकिन ऐसे भी मूड माहौल में कौन सा स्टॉक होगा जो आपको लंबी अवधि के लिए फ़ायदा करा सकता है? कौन से स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, आपको भी नमस्कार। जो भी पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। वाकई बाजार का मूड बहुत खराब है और लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप देखो तो पिछले 5 हफ्ते से लगातार निगेटिव में क्लोज होता हुआ, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इस हफ्ते भी वीकली क्लोजिंग हम नीचे की तरफ ही दिखाएं और 6 हफ्ते की लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड। कई कारण रहे, जैसे हम सबको पता है। इन सब चीज के बीच में अगर स्टॉक चुनना हो तो मैं समझता हूँ कमेंस के साथ जाना चाहिए। एबीबी की खराब कमेंट्री के बाद पूरे कैपिटल गुड स्पेस में लोगों को थोड़ा सी आशंका होने लगी थी, बट कमिंस के जिस तरीके के शानदार नतीजे आए, अ, वो बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। अगर आप देखें तो बॉटम लाइन में 40% की बढ़त थी, रेवेन्यू में 26% की बढ़त थी, मार्जिन्स में बढ़त थी। और सबसे अच्छी बात है कि डिमांड कंपनी के अनुसार डिमांड अच्छी थी और एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ग्लोबल समीकरण उतने अच्छे नहीं है, बट डोमेस्टिक की बात की जाए तो सरकारी खेमे से हमें लगता है कि अच्छे केपेक्स होंगे, जिस कारण से यहाँ पे एक अच्छे नए ऑर्डर्स आने की भी संभावना है। और दूसरे, अगर आप कुछ दिन पहले देखो तो बैटरी एनर्जी सोल्यूशन पे ही भी इन्होंने अपना कारोबार फैलाने की बात करी है। कंपनी लगभग डेट फ्री है, मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लंबी अवधि में ये स्टॉक कम से कम 15 से 18% का रिटर्न आपको 6 से 9 महीने में दे सकता है। ओके, पूरा स्पेस देखिए आप, तो फोकस में मूड माहौल खराब मार्केट का, लेकिन बीपीसीएल एचपीसीएल के नतीजे भी आए और काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे। 1.5% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। बीपीसीएल में थोड़ा आज गिरावट है, एक बार चेक करें। जिस तरीके से आज आईओसी में गिरावट है, बीपीसीएल हाँ, में नहीं। माफ कीजिएगा, आईओसी में गिरावट है। बीपीसीएल 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। राजेश अग्रवाल जी, इस पूरे स्पेस में कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है और कहां पर लॉन्ग टर्म में आप अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं? फिर भी ऐसा है कि ये पूरा स्पेस ही अच्छा लग रहा है। कारण क्रूड को अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों से बहुत नीचे के लेवल्स में $70 के आसपास चल रहा है। अभी थोड़ा सा स्पाइक आया है, वो जुदा बात है, बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत नीचे के भाव में चल रहा है, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज होती है। कुछ एलपीजी वगैरह की सब्सिडी को लेकर के दिक्कतें हैं, जैसे अभी लक्ष्मण जी बता रहे थे कि शायद कैबिनेट मीटिंग में वो आवंटन हो जाए, तो वो हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव होगा। अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो मार्जिन्स हैं एक्स एलपीजी बहुत अच्छे आ रहे हैं क्रूड की वजह से। दूसरे, अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखो तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तीसरे, सारी ही कंपनियां लगभग अच्छा डिविडेंड देती है। अब इसमें किसी को 1 2 3 के हिसाब से रखना हो तो मैं समझता हूँ पहले नंबर पे आईओसी, फिर बीपीसीएल और फिर एचपीसीएल को रखना चाहिए। ओके, मीनवाइल एसबीआई ग्रीन में आया, लेकिन एक बार आप जरा लेकर आइए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का स्टॉक वापस 10% का डाउन सर्किट स्टॉक में। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी फ्रीज है, ये ओपन होगा और जिस तरीके के वॉल्यूम है मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीज ओपन होगा, तो मतलब चांसेस हैं कि वो बढ़े 15% की तरफ। इसके नंबर्स देखिए आप, प्रॉफिट 84 करोड़ से घटकर 67 करोड़ पर आया है और ये इसका रीज़न रहा, जबकि इनकम बढ़ी है इनकी, इसका रीज़न रहा एबिडा और एबिडा मार्जिन। एबिडा 130 करोड़ से घटकर 121 करोड़ पर आया और एबिडा मार्जिन 9.9% से घटकर 8.1% पर आया। तो शायद देखिए, मतलब क्या है कि टॉप लाइन बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि टॉप लाइन में दिक्कत है, टॉप लाइन बढ़ी है, लेकिन बस एक मार्जिन में हिट और एबिडा में हिट, और उसकी वजह से स्टॉक इतना पनिश हो गया 10%। मतलब ये क्या नंबर इतने डिजास्टर्स हैं कि 10% गिरे स्टॉक? नहीं, लेकिन मार्केट और ऑलरेडी पोजीशनिंग ऐसा भी नहीं कि स्टॉक की कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर है पोजीशनिंग। तो खैर जो भी है, लेकिन इस समय दिक्कत तो है यहाँ पर। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ट्रैक करते हैं क्या इसे? देखिए, ईएमएस स्पेस में अगर आप देखेंगे ना तो अच्छी कंपनियां हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो, सिरमा हो, डिक्सन हो, सारी अच्छी कंपनियां हैं, बट दिक्कत है कि वैल्यूएशन इतने हाई हैं कि ये थोड़ी सी जो मार्जिन्स में या एबिटा में फॉल आया है उसको लेकर के बाजार नर्वस हुआ और जोर की सेलिंग आई। मैं समझता हूँ यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, करीब करीब 600 तक जाता हुआ ये दिख रहा है। 600 पे जाए तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस वक्त अगर आप देखें सिर्फ नंबर के लिहाज से
इस पूरे स्पेस में सिरमा के नंबर अच्छे आए, जहां हमने देखा कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी बढ़त आई, ऑर्डर बुक करीब 5400 करोड़ रुपए की थी, जो लगभग ठीक थी। और वो ज़्यादा बेटर पड़ता है इस पूरे स्पेस में। हालाँकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी उतना खराब नहीं है, लेकिन इस वक़्त वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण से ये गिरावट झेल रहा है और मैं समझता हूँ ये गिरावट थोड़ी-सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से 5-7% और गिर सकता है। अच्छा राजेश जी, आपके पास ही एक बार आऊँगा फिर से। अब आप बीएससी के नंबर्स के साथ, एक जब बीएससी के नंबर्स आपको कैसे लगे? फिर 2 दिन पहले ये चर्चा छिड़ गई थी कि वीकली एक्सपायरी चली जाएंगी, वी विल गो बैक टू मंथली एक्सपायरीज। हालांकि वो संशय, वो दुविधा और वो भी हट गया। अब हमारे पास ऐसे एक्सचेंजेस भी हैं, डिपॉजिटरीज हमारे पास अब 2 हो गए हैं, कैंप्स भी हो गया हमारे पास, उसके बाद आपके पास तमाम हाउसेस भी हैं। आप सेलेक्टिवली आप किसको चेस कर रहे हैं? अगर आपको कहा जाए यहाँ से अगर 2 स्क्रिप्ट्स पकड़नी हो कैपिटल मार्केट थीम में, तो वो क्या पकड़ेंगे आप इस वक्त? वीरू जी, बीएसई को देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से कहा जाए तो मैं 150 रुपए के लेवल से आपके साथ इसे लगातार रिकमेंड करता आ रहा हूँ और ऊपर में ये 3000 बिका, तो दैट्स ऑलमोस्ट 20x। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये गिरावट जो आई है एक बहुत अच्छा मौका है खरीदारी के लिए। नंबर्स देखो आप, कल जो आए नंबर्स में ऑलमोस्ट 100% का जंप बॉटम लाइन में आया। मार्जिन्स में एक बड़ा जंप है, 70% के आसपास की मार्जिन। आप बैलेंस शीट देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कैश पॉजिटिव है, आपके सीडीएसएल की होल्डिंग है, स्टार म्यूचुअल फंड इनका जो प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड का वो दिग्गज है, गिफ्ट सिटी में इनकी पहुंच है। सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है। अब रहा सवाल कैपिटल मार्केट का, तो आप ऐसे देखो कि लगातार आईपीओज आ रहे हैं। इस हफ्ते में भी 12 आईपीओ थे, पिछले हफ्ते में 14 आईपीओ थे और ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड हाफ में आईपीओ की लाइन लगी हुई है। तो जितने भी नए आईपीओज आते हैं उनपे ये एक्सचेंजेस के, फिर वो चाहे बीएसई हो, एनएसई हो, सबकी कमाई होती है, लिस्टिंग फीस मिलते हैं और नए इन्वेस्टर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं, फिर चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी में हो या म्यूचुअल फंड्स में हो। तो इन सारे चीज़ों का दारोमदार ये है कि ये कैपिटल मार्केट की थीम लॉन्ग टर्म की थीम है और इसे डेली के लिहाज से ना देखा जाए। बहुत ज़्यादा शोर हमने इस बात पे मचाया कि मंगलवार को सेटलमेंट होगा, बृहस्पतिवार को सेटलमेंट होगा, वीकली बंद होगा, फोर्टनाइटली बंद होगा। लेकिन बात अभी भी ये है कि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और नंबर्स अगर आप देखो बीएसई के खास करके, तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से इन्हें लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहने वाली है। तो बिल्कुल। इन लेवल पे शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई आपको गिरावट देखने को मिले, बट लंबी अवधि के लिए ये खरीदारी बनती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिग्नेचर ग्लोबल के शॉर्ट। चलिए अब राजेश अग्रवाल जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, ऐसे बाजार में इंश्योरेंस की बहुत जरूरत है, तो मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही जाना चाहिए। पिछले 2 तिमाही से नतीजे बहुत शानदार रहे, फिर वो चाहे एपीई हो चाहे वीएनबी हो, दोनों के पायदान पे अगर देखेंगे तो पिछले 2 तिमाही से कंपनी ने लगातार बढ़त दिखाई है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इनका है। पहली तिमाही में जो कल ही आए नतीजे, उसमें अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 5% की बढ़त, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस वीएनबी में 21% की बढ़त, एयूएम 6.5% बढ़ के 57 लाख करोड़ तक चला गया। और कंपनी ने लगातार ये कहा है कि नॉन पार प्रोडक्ट्स में जिस तरह की वो बढ़त बढ़ा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में वीएनबी में और बढ़त होगी। डिजिटल एक्सपेंशन अपने बढ़ा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और जो एयूएम है इनका और जो इनकी मार्केट की पकड़ है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो 10.5-11 की फॉरवर्ड पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये स्टॉक 1200 तक जा सकता है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो आप एक स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा। आप देखिए हेल्थ केयर स्पेस। राजेश जी, एक हल्का सा टेक दीजिएगा। हेल्थ केयर पे बाजार का झुकाव अद्भुत है। लुक एट फोर्टिस ऑल टाइम हाई, लुक एट ग्लोबल हेल्थ 1437। राजेश अग्रवाल जी, आपके पास यही 2 विकल्प हैं या आपके पास भी कुछ और विकल्प है? देखिए, अगर एकदम मार्केट लीडर पे जाना हो तो अपोलो अभी भी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है। 10,000 बेड के साथ मैं समझता हूँ मार्केट लीडर है। लेकिन जो दूसरा नाम आपने चुना ना ग्लोबल हेल्थ का, वो मैंने पहले भी कमाई का अड्डा में कई बार चार का चौका में दे चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो नरेश तैरान की हॉस्पिटल
नॉर्थ और ईस्ट में काम करती है। 5 हॉस्पिटल अभी हैं, 3062 बेड है, जो कि ये 5000 आने वाले दिनों में करने की बात कर रहे हैं। नए अस्पताल नोएडा, मुंबई, न्यू दिल्ली में 2, पीतमपुरा में और जीके में आ रहे हैं और गुवाहाटी में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बीच में नंबर्स भी देखें तो कई तिमाहियों से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। इस बार भी बॉटम लाइन में 15% की बढ़त। जिस तरीक़े से मेडिकल इंश्योरेंस को कह लीजिए या मेडिकल टूरिज़्म को भी साथ में कह लीजिए बढ़ावा मिल रहा है। इस बार इनके इंटरनेशनल पेशेंट से भी करीब 38% की बढ़त आई है। मैं समझता हूँ इन लेवल्स पे भी आज शायद 52 वीक हाई पे है। यहाँ पे भी खरीदारी का मौका बनता है। मध्यम अवधि में स्टॉक आप 1580-1600 के टारगेट रख सकते हैं, बट लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ अभी भी हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, तो हेल्थ केयर स्पेस अच्छा लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, और बात छिड़ी ही है ग्लोबल हेल्थ की, यानी कि मैदान की, और आज शानदार रैली के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको। 8.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स के साथ डे हाई पर ग्लोबल हेल्थ। और इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो पिछले 6 महीने में भी शानदार रिटर्न्स दिए हैं इसने, 27% से ज़्यादा के। घूम कर आइए और कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए, ठीक है। वीकेंड पर कहीं घूम कर आइए, कुछ दिन के लिए निफ्टी को भूल जाइए। अगर डॉक्टर ने नहीं कहा तो ट्रेडिंग मत करिए, और सोमवार को नई रणनीति के लिए तैयार रहिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। और हाँ, मैं वीकेंड पे एक बुक पढ़ूंगा, कोई ना कोई एक बुक पढ़ूंगा, ताकि थोड़ा सा एक मेंटली अपने आप को रिफ्रेश कर सकूं। बाकी आप बताइए, आप क्या करेंगे वीकेंड पे? मैं रेस्ट करूँगा अनुज, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और मतलब बहुत सारी चीज़ नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसने थका दिया मुझे। चीज़ें, हाँ हाँ, तो रेस्ट करूँगा, या कोई अच्छी सी सीरीज़ देख लूँगा। बाकी सीरीज़ कौन सी देखनी है वो राजेश जी बता देंगे थोड़ी देर में। हाँ, बाकी श्रेया ही बता देंगे। श्रेया भी काफ़ी कोरियन ड्रामा देखती रहती हैं, तो श्रेया को पता ही होगा कुछ ना कुछ तो। मैं तो वेंसडे देखूंगी सर, सीजन 2 आ गया उसका, काफ़ी देर से इंतजार था। वेंसडे एक काइंड ऑफ, आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो उसकी का थोड़ा मिला जुला, अलग ने देखी है, मैंने नहीं देखी। हाँ, अलग दुनिया के लोग हैं और कैसे वहाँ पे मुसीबतों का सामना करते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो देखिए वीकेंड पे। मार्केट मतलब हॉरर फिल्म देखनी है तो मार्केट देख रहे हैं आप, उसमें और ज़्यादा हॉरर क्या होगा इस आने वाला है फाइनली। अब चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी बताइए, क्या देखें वीकेंड पे? अनुज जी, अभी मैं सुन रहा था आप कविता कर रहे थे वीरू जी के तर्ज पे। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, मैंने कविता, मतलब मैंने जब वो स्ट्रैटेजी भेजी तो वो मैंने कविता के फॉर्म में भेजी नहीं थी। हमारी डेस्क बहुत शानदार है, उन्होंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको कविता के रूप में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हाँ, वो मतलब शब्द आपके थे, शब्द मेरे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको कन्वर्ट थोड़ा सा कर दिया, तो पूरा क्रेडिट मैं नहीं ले सकता राजेश जी। हाँ। फिर भी जो भी आपके शब्द थे उसमें यह था कि वीकेंड पे कहीं घूम के आते हैं और फिर आपने कहा कोई किताब पढ़ते हैं। हालात ऐसे हैं कि इस बार थिएटर में चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं है। तो आपको या तो घूम के आना पड़ेगा या किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब के लिए मैं, जिससे गावा सर ने अपनी किताब रिकमेंड करी, वैसे मैं बताऊं, एक ओटीपी करके एक किताब आई है जो कि बहुत अच्छी है। अगर समय मिले तो उस पर जरूर गौर कीजिएगा। थिएटर की अगर बात करते हैं तो एक पिक्चर उदयपुर फाइल्स आई है विजय राज की, एक अंदाज 2 आई है जो कि अंदाज अक्षय कुमार वाली थी, उसका सिक्वल है, और तीसरी घिचपिच है, और चौथा जोरा है। अब ये चारों ऐसी मूवीज हैं जो कि बहुत जगह तो रिलीज ही नहीं हुई, रिलीज भी हुई है तो एक आध शो कोई नॉन प्राइम टाइम पे मिला है। तो इससे ही लग रहा है कि इनके हालात कैसे हैं। ओटीटी पे आए तो जिस तरीके से अभी श्रेया बोल रही थी कि वो वेडनेसडे का सीजन 2 देखेंगी, मैं समझता हूँ वाकई में एक बहुत अच्छी चॉइस है। क्योंकि मैंने सीजन 1 देखा था, हॉरर मिस्ट्री है, सुपरनैचुरल रहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार सिर्फ 4 एपिसोड आ रहे हैं। बाकी के 4 एपिसोड के लिए 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा असंभव काम है। मेरे से इंतजार नहीं होता, तो जब वो पूरा आएगा तभी देखूंगा। इसके अलावा 2 हिंदी रिलीजेज हैं। एक सलाकार है जिसमें एक स्पाई स्टोरी है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में चल रही है। 1978 में एक स्पाई था, जिसके बाद 2025 में अचानक वो उसके पुराने कुछ दिक्कतें हैं जो सामने आके खड़ी हो जाती हैं, वो है। इसमें नवीन कस्तूरिया, मुकेश ऋषि और मौनी रॉय हैं। इसके अलावा एक कॉमेडी सीरीज है बिंदिया के बाहुबली। इसमें आपको सौरभ शुक्ला और रणवीर शौरी की कॉमेडी मूवी है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में देखो ना, जो कि आप लगातार देखते हो,
तो पिकअप करके एक एडी मर्फी की बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है, जहाँ की एक ट्रक ड्राइवर है और एक बहुत बड़ी हीस्ट में फंस जाता है, वो दिखा रहा है। दूसरे स्टोलन करके हैं, जहाँ डायमंड हीस्ट के बारे में है। और दो रीजनल को डब की हुई सीरीजें हैं। एक महासभा करके है, जो आंध्र प्रदेश में 1990 में जिस तरह के हालात थे वो दिखाए जा रहे हैं। और दूसरे अराबिया कवाली करके है, जहाँ आंध्रा के कुछ मछुआरे अनइंटेंशनली इंटरनेशनल वाटर्स में फंस जाते हैं, वहां से उन्हें किस तरीका से लाया जाता है। तो यही कुछ एक ऑप्शंस है, अदरवाइज राखी मनाइए, घर पे रहिए। वैसे आपने कहा राजेश अग्रवाल जी कि आपसे इंतज़ार नहीं होता, इसलिए आप बाद में देखेंगे। मुझसे भी इंतज़ार नहीं होता, इसलिए मैं पहले देख रही हूँ और मैं फिर इंतज़ार कर लूँगी वो 4 एपिसोड्स का। लेकिन सच में सीज़न 1 काफ़ी धमाकेदार थी और सीज़न 2 की शुरुआत कर दी। मैंने कल ही पहला एपिसोड देखा और अच्छा लग रहा है इस बार भी। आपने देखी वीरेंद्र जी वेंसडे? मैंने नहीं देखा, मैं नहीं देखता ये सब लिटरली होता तो ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ क्यों बोल रहे हैं? देखा, हाँ, +1 राजेश जी। इस बार तो दिमाग इतना थका हुआ है ना। नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की फिल्म याद आ जाती थी मुझे, तो वो वेडनेसडे से वो हाँ, मुझे भी वेडनेसडे से वही याद आ रही थी। हाँ, मुझे भी वेडनेसडे से वही याद आ रही थी कुछ। चलिए ठीक है। ऐसा हो रहा अब है, ऐसा कुछ साहित्य तो बताइएगा जरा राजेश जी। हाँ। अभी है ही नहीं, क्या करें बेचारे, ये भी अच्छा, थके हुए हैं। वो एक बार अब जरा थोड़ा सा वापस मार्केट पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस बिजनेस पे आते हैं वापस एक बार। पीजी इलेक्ट्रोप्लस अब 22% नीचे हो गया है। उनकी कॉन कॉल चल रही है और कॉन कॉल में वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत बड़ा इशू है और मार्जिन प्रोफाइल अंडर प्रेशर रहेगी, प्राइसिंग प्रेशर में रहेगी और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स अब प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया है। राजेश अग्रवाल जी, एक बार ज़रा रिविजिट करें इसे। अब 22% नीचे हो गया, मतलब ये ओवर रिएक्शन है मार्केट का या फिर और गिर सकता है स्टॉक? देखिए, मार्केट है, कमेंट्री खराब आ रही है, रेवेन्यू कट किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये ओवर रिएक्शन है। शुरुआत के अपने शो की आज के ही शुरुआत के समय मैंने कहा था ये स्टॉक 600 तक जा सकता है। अब ये 600 को भी टूट के नीचे जा रहा है। किसी को अगर थोड़ी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक टेक्निकल बाउंस बैक भी आ सकता है, अदरवाइज आप डिलीवरी भी लेते हो तो मैं समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क अब यहाँ से बहुत कम बचता है। तो यहाँ पे 578 570 के लेवल्स जहाँ आ रहे हैं, तो एक हल्की खरीदारी की सलाह बिल्कुल। चलिए, कहाँ पर होगी, क्योंकि 24,356 पर मेरे ख्याल से 24,350 24,400 के बीच में एडजस्टेड क्लोज आएगी वीडियो, करीब करीब 24,363 पर। लेकिन जो भी है, खराब क्लोज मार्केट के लिए। बिल्कुल है, रोज खराब है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लोज है, क्योंकि अब ये 2 दिन तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 2 दिन तक कोई वायलेट नहीं होगा, नहीं सोमवार तक। हाँ बिल्कुल, 2 दिन ये नहीं वायलेट होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त रहिए। कल 9:15 पे न परसों 9:15 पे अब ये वायलेट नहीं होगा। सोमवार की सुबह देखते हैं 9:15 पे क्या होगा। ये पूरा का पूरा पैनल आपसे मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में सोमवार की सुबह। और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछेगा मार्केट का पंचनामा में श्रेया के साथ, और कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कॉल हो आपकी। और आज अरुण मंत्री होंगे श्रेया के साथ। सोमवार की सुबह होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस वीकेंड।